हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगत बेंच वन। तो फाइनली अगला क्लास फिजिक्स का लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 नहीं देखे जाके देख लीजिए। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर कटा हुआ हीरा चमकता है, क्यों चमकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा चमकता है। हीरे के वायु में आने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम, केवल जो है कितना, तो 24 डिग्री होता है। अतः बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, तलों पर क्या होते रहता है, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और जब किसी तल पर आपतन कोण कितना, तो 24 डिग्री से कम हो जाता है, तभी प्रकाश उसे बाहर आ पाता है। और इस प्रकार हीरे में जो है सभी दिशाओं में प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इसे सभी दिशाओं से देखने पर क्या होता है, अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। जाहिर सी बात है, यह जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिजली का जो मोटर है ना, ये बिजली का मोटर कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। एक आयताकार कुंडल को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और माध्यम से विद्युत प्रभावित किया जाता है, तो यहाँ पे कुंडली घूमना शुरू कर देता है। बेसिक सा क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद यहाँ पे घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या, इस लाइन को समझिएगा, बड़ी संख्या में काले रंग की जो है पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन, और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ये इसका हालांकि आंसर हो जाएगा। देखिए, होता यह है कि कम चमक वाला एक घोरा। आइए इसके बारे में थोड़ा समझिए। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोरा होगा। ठीक है, कम चमक वाला क्या होगा? एक घोरा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डाइस तरंग दायरे को अवशोषित करता है। कौन से कलर को अवशोषित करता है, ये पूछ रहा है सीधे तौर पे। तो भाई लाल और नीले रंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अवशोषित करता है। तो आंसर क्या होगा? लाल और नीले रंग का। इज राइट आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में भी समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए आपको स्लो लग रहा है ना, तो वैसे ही मैं फास्ट में करवा रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5x करके देखिए, ताकि आप जल्दी जल्दी और देख पाएंगे वीडियो को। कह रहा है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। पर्णहरित प्रकाश के जो है बैगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मैं बात करूँ, दोबारा सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे प्रकाश संश्लेषण कम होगा कहाँ पे? तो ये बैगनी कलर में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है? लाल कलर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एलईडी, जिसे हम लोग प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, तो संदर्भ में एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एलईडी में पाया होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, ये गलत है। ये थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी सब का सब सही है। एलईडी प्रकाश के स्रोत, विद्युत का जो यहाँ पे कम खपत करता है, बिल्कुल सही है। एलईडी की मैं बात करूँ तो प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक जो है ये कार्य करता है, बिल्कुल सही है। एलईडी बल्ब की मैं बात करूँ तो लाल और हरे, पीले, नीले तथा सफेद जैसे रंगों का उपलब्ध होता है। तीनों सही था, बाकी ये गलत था। क्यों गलत था जरा देखिएगा। कह रहा है कि एलईडी एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है जिसे कम विद्युत खपत पर जो है प्रकाश उत्सर्जन हेतु प्रयोग किया जाता है, इसमें पारा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए गलत था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण जो है सबसे ज्यादा झुकता है। इस लाइन को समझिएगा, प्रिज्म में सबसे ज्यादा कौन सा कलर झुकेगा, कौन सा वर्ण झुकेगा, कलर की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, बैगनी कलर। ठीक है, क्यों झुकेगा अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा कर लूंगा। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैगनी वर्ण जो है किरण से जो है ज्यादा झुकता है, क्योंकि बैगनी कलर जो होता है ना, बैगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य सातों वर्ण मतलब कि सातों रंग के किरणों में सबसे कम होता है। तो समझ में आ गया इस कारण से। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब दिन में पानी पर जो है साबुन की फिल्म दिखाई देती है, दोबारा सुनिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। तो इस घटना के कारण, मतलब किस घटना के कारण ऐसा होता है, ये पूछ रहा है ना। तो यह जो है आपको मैं बता दूं, प्रकाश का जो है ये व्यतिकरण के कारण। डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। कह रहे कि जब प्रकाश किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो यह रंगीन दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश तरंगे कि जो है व्यतिकरण के कारण होता है। कह रहे कि जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंग या फिर तरंगे किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की जो है शीतलता में परिवर्तन हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हेलोग्राम का रंगीन दिखाई देना, तितलियों के जो है परो, यहाँ पे होना चाहिए, पेड़ों का रंगीन दिखाई देना आदि जो है किसका कारण है? ये व्यतिकरण के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होगा ऐसा? तो ये जो होता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। करेक्ट, वातावरणीय अपवर्तन के कारण रात में तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारों के या फिर तारों से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में जो है प्रवेश करती है, तो अलग अलग प्रकाशीय घनत्व के कारण वे अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। साथ ही वातावरण की बदलती भौतिक स्थितियां हमारी आंखों में प्रवेश करती है या फिर करने वाले तारों की जो है प्रकाश को भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रभावित करता है। और इस कारण रात में जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ती होती है।
ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे कहा था, मतलब जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसको कह रहा है कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला सकता है? ये कौन से साइंटिस्ट थे भाई, कौन से वैज्ञानिक थे, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, मुझे पता है आप सभी लोग जवाब दे दिए होंगे। आंसर आइंस्टीन ने ऐसा कहा था, है ना, आइंस्टीन। आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को जो है ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन के जो है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें जो है उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है, और उसमें यदि कुछ ऊर्जा है तो उसमें उसके तुल्य द्रव्यमान होगा, ध्यान रखिएगा। और द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर निम्न सूत्र से संबंधित है। तो ई बराबर जो है mc²। किसने दिया था? ये डायरेक्टली ये भी प्रश्न पूछ लेते भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। ई बराबर mc², जो फॉर्मूला दिया था वो आइंस्टीन ने ही दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड काला लगता है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, यह जो है किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता। आगे थोड़ा सा देख लीजिए। देखो भाई, ब्लैक बोर्ड के काला दिखने का कारण उसके तल द्वारा सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड क्या करता है भाई, काला दिखता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर से राइट आंसर यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहा है कि इसमें प्रकाश का 100% परावर्तन हो जाता है। इसके लिए दो स्थिति होना अनिवार्य है। पहला स्थिति, प्रकाश सघन माध्यम से किस माध्यम में, तो विरल माध्यम में, सघन से विरल में जा रहा है। दूसरा जो यहाँ पे है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है या फिर बड़ा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, कांच की जो है मतलब कि चटके हुए भाग का अधिक चमकना, हीरे का चमकना, है ना। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग की बात कर ले, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको समझना यार जरूरी है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग, तो भाई शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में हो गया, शरीर में जो है लेजर किरणों को जो है भेजने में, प्रकाश संकेत के दूर संचार में, है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे परकिरण के उदाहरण को देख लीजिए। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये परकिरण के ही कारण। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सूर्य का उगते हुए डूबते समय लाल दिखना, ये भी जो है परकिरण के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन का उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का उदाहरण क्या है? तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है, यह भी जो है अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपने देख लिया। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्धक कांच में जो है किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भाई उत्तल लेंस का। ये थोड़ा सा देखना जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस एक जो है उत्तल लेंस होता है, जिसका उपयोग पास की वस्तुओं को जो है आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य फोकस के अंदर जो है रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा होता है। आवर्धक लेंस इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र अथवा फोकस के मध्य रखी जाए, तब जो है वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और यह एक जो है सरल प्रकाशीय यंत्र होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है कह रहा है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग जवाब भी देंगे, मुझे पता है। तो आंसर होगा कांच, मतलब कि शीशा में, ठीक है। आइए देख लेते हैं। करेक्ट, प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होता है, आप देख सकते हैं। और पानी में प्रकाश की चाल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल अवरोही क्रम, निर्वात की मैं बात करूं तो पहले वायु होगा, पानी होगा, कांच होगा, है ना, देख सकते हैं। ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में सब पहले बड़ा होता है, उसके बाद उसके छोटा होता है, उसके बाद उसके छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे कम कांच में होता है, आपको पता होना चाहिए। और इनमें सबसे कम प्रकाश की चाल जो है कांच में होती है, और यह मान होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस लाइन को समझिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, साफ आसमान डाइस के कारण नीला दिखाई देता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो है प्रकाश विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। ये समझते हैं चीजों को। देखिए भाई साहब, होता यह है कि साफ आसमान जो है, साफ आसमान प्रकाश के विक्षेपण के कारण नीला दिखाई देता है, आपको पता होना चाहिए। और जब सूर्य का प्रकाश जो विभिन्न रंगों में मिश्रित होता है, या फिर मिश्रण सभी रंगों का विभिन्न रंगों का मिश्रण है, तो वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धूलकण जो होता है, उसके द्वारा उसका परिकिरण हो जाता है। और दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में जो है मनुष्य के सिर के ऊपर होता है, तो मनुष्य केवल परिकिरण प्रकाश ही देख पाता है, चूंकि बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, परिकिरण प्रकाश का जो है मिश्रण रंग हल्का नीला, इस लाइन को समझिएगा, मिश्रण रंग हल्का नीला होता है, और इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इस तो सबको पता है भाई, मुझे पता है, आप लोग आंसर दिए होंगे। परिकिरण के कारण से इस द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर सीवी रमन की मैं बात कर लूँ तो विकिरण के जो है परिकिरण से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और ये पहले भारतीय थे। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित जो है किया गया था। जिन्हें होना चाहिए। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल या फिर वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक जो है लगातार बदलता रहता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे कि तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है।
अगला प्रश्न है, बरसात के समय या फिर बरसात के दिन में पानी की सतह पर जो है तैरती छोटी, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, एक बार रिपीट करो। बरसात के दिन में जो है पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार यहाँ पे रंग, ये शानदार रंग दिखाती है, तो इसके क्या कारण है, ये कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना, ये क्वेश्चन बार बार भी कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 17 का है, तो आंसर हालांकि डी हो जाएगा। व्यतिकरण के कारण, अभी आपने देखा था उसके बारे में कुछ देर पहले, तो होता ये है भाई, व्यतिकरण के कारण बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्म में जो है शानदार रंग दिखाई देता है उसमें। और व्यतिकरण की मैं बात कर लूँ तो सभी प्रकाश की तरंगों का एक गुण है जो कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, अतः प्रकाश तरंग के भी व्यतिकरण की घटना को यहाँ पे दर्शाती है। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज भौतिकविद जिसका नाम था थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाए प्रकाश व्यतिकरण क्या है, उसका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको अब गलत नहीं करना है। मृग मरीचिका का कारण है, सबको पता है किस लिए बनता है ना। हालांकि लेकिन इस बार क्वेश्चन उल्टा के पूछा है, तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का यहाँ पे असमान, यहाँ पे तापन। अब ये क्या होगा भाई साहब, जरा सा देख लीजिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो होता ये है कि वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में आसमान तापन के कारण जो है, आप यहाँ पे देखेंगे तो मृग मरीचिका की स्थिति देखी जाती है। इस स्थिति में आंखों को जो है यहाँ पे भ्रम हो जाता है, और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की सतह से सटी हवा की परत गर्म होने के साथ विरल होने लगती है, और ऊपर की ठंडी परतें की जो है अपेक्षा कम अपवर्तना या फिर अपवर्तक होती है। अतः जो है आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि किसी सुदूर से आने वाला प्रकाश अभिलंब से विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः परावर्तित हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक को वस्तु का काल्पनिक उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, किसी बाधा के कारण, ध्यान रहे, किसी बाधा के कारण, बाधा के, दोबारा सुनिए, किसी बाधा के ऊपर से गुजरने, इस लाइन को समझिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है जो नहीं पढ़े होंगे थ्योरी, उनको पता ये चला होगा सर ये बाधा क्या होता है। भाई नाम से ही चल रहा हो, बाधा है ना, बाधा है ये। बाधा का मतलब ही होता है प्रकाश की किरणों को रोकने वाला, यहाँ पे ये चीजें होते हैं ना। आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों से जुड़ी कुछ और यहाँ पे घटनाएं भी हो सकती है, जैसे विवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, आप सारी किरणें हो गई, बेसिक सी बात है। तो बाधा का मतलब ही होता है कि प्रकाश किरण को रोकने वाला यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे एलिमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा समटाइम्स आपको पटांग दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा। किसी बाधा के ऊपर से गुजरने, मतलब कोई रुकावट होगा, प्रकाश की रुकावट होगा, तो अगर किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारे, यहाँ देखिएगा जहाँ पे रुकावट होगी उसके किनारे से अंधकार क्षेत्र में जो है थोड़ी झुक जाती है, तो यह घटना के रूप में जाना जाता है। तो किस लिए ऐसा होता है ना, तो हालांकि आप लोग पकड़ लिए होंगे उसका आंसर, और ये कौन सी घटना कारण होगा, तो ये होता है विवर्तन के कारण। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि विवर्तन के कारण किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारे, जहाँ पे रुकावट होगा, बाधा से मतलब होगा सीधे तौर पर ध्यान के रुकावट के किनारे से जो है अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। और आपको मैं बता दूं, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे जो है अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोधक की जो है ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती है, और इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण जो है रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर जो है सफेद दिखाई देता है, ये कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका भी आंसर परिकिरण ही हो जाएगा, परिकिरण के कारण ही ऐसा होता है। देखिए, परिकिरण घटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है। परिकिरण एक जो है सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के जो है किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से जो है विचलित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वह है, ये आपको मैं बता दूं इसके बारे में। तो आंसर हालांकि प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए जो है उन्हें 1921 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इस सिद्धांत के तहत जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, क्यों बनता है भाई इंद्रधनुष, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन इस कारण से होता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वर्षा काल में ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वर्षा काल या बादलों की उपस्थिति में प्रायः आसमान में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण पानी की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश का ये अपवर्तन तथा परावर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, कौन से रंग में सबसे अधिक होगा। अभी आप कुछ देर पहले देखे थे, तो यह जो है लाल रंग है ना, लाल रंग। तो लाल रंग के प्रकाश में ए इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक लाल रंग की जो है लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है, जबकि हरे रंग की जो है किरणों में यह सबसे मतलब कम या नहीं के बराबर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक बार दोबारा क्वेश्चन को सुन लीजिए। क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु कौन सा होगा, आप सबको बताइए कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा, है ना, बी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाले धातु जो है ये मैग्नीशियम, जिसको हम लोग Mg से सूचित करते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः मैं बात कर लो तो हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है, हरित लवक। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो है केंद्र होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के अवयवों प्रकाश संश्लेषण का जो है आवश्यक तत्व है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित एवं प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माइंड में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव आंख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में से जो है किस पर बनाती है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रेटिना पर बनाता है। आपको मैं बता दूं, मानव आंख अपना रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, और आंख शरीर का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। आंख एक कैमरे की भांति कार्य करती है। मानव आंख के जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक
तथा उल्टा होता है। इस लाइन को भी देखिएगा, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा। इसके बारे में भी आप देखें ना, जो कि सबसे अधिक जो है प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम हीरा है। हीरा एक जो है बहुमूल्य पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप में कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा उष्मीय किरणों के प्रति बहुत अत्यधिक संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि रात के समय में जो है खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपने अभी कुछ देर पहले देखा था, तो इसका जो हालांकि आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मार्ग में जो है विचलित तो हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, जल से भरे पात्र में जो है कांच की छर का जो है टेढ़ा दिखाई देना, ये सब है इसका एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका क्या तात्पर्य है और दर्पण का प्रकार ये कौन सा होगा, कौन से दर्पण में ये काम होता है, मतलब कि अपने से बड़ा वस्तु दिखाई देता है ना, ठीक है, उसका छवि। तो आंसर जो है इसका क्या होगा भाई, है ना। अवतल दर्पण में ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अवतल दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, इस लाइन को देखिएगा, और वस्तु से बड़ा बनता है। उसका उपयोग सेविंग मिरर में आप देखेंगे, सैलून में जाते होंगे, वहाँ पे मतलब कि सौर भट्टी में, टॉर्च में, ये दंत रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, ये सब जो है इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट हो गया, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में करता है, लाइट में करता है, मिरर में उत्तल दर्पण होता है। तो गलती मत करिएगा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला जो है विजिलेंस दर्पण है। विजिलेंस दर्पण कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। तो आंसर जो है हो जाएगा ये उत्तल दर्पण वहाँ पे होता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। भाई साहब, उत्तल दर्पण को जो है शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर विजिलेंस दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण एक जो है गोलीय दर्पण होता है, जिसका अपवर्तनांक सतह, यहाँ पे लाइन को देखिएगा, सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और इस पर जो है पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंब होता है और इस पर प्रतिबिंब, मतलब इस पर प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में जो है दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। इस लाइन को भी समझिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है। और इसका उपयोग मोटर वाहनों में ड्राइवर के पीछे आप देखेंगे तो पीछे की वस्तु देखने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। दूरबीन के निर्माण में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, तो आपके सर उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, किस लिए, है ना। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आंसर ये हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर के लिए, ठीक है। देखो भाई, कह रहा है कि नाई की दुकान में समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर जो रखे जाते हैं, जिससे सिर के पीछे की हिस्सा यहाँ पे दिखता रहे, है ना। और मैं आपको बता दूं, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार की जो है बराबर बनता है। इसका उपयोग जो है सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट के साथ ही आंख कान गला के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो वह कौन सा दर्पण का प्रयोग कर रहा है। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके सीधे तौर पे समतल दर्पण का ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण, है ना, तो कह रहा है नहीं, समतल दर्पण कैसे होगा, एक मिनट वेट, उत्तल दर्पण का होगा। 1/5 का बात कर रहा है ना, यहाँ पे उत्तल दर्पण का होगा, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिए तब समझ में आ जाएगा। आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर यहाँ पे बनता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, जबकि इस लाइन को देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अतः जब व्यक्ति का प्रतिबिंब उसकी लंबाई का कितना 1/5 है तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। आप माइंड में चीजों को रखिएगा। यहाँ पे छोटा का बात हो रहा था, कौन सा दर्पण में वस्तु छोटा दिखता है, ताकि भाई एकदम छोटा दिखता है ना, पूरे तस्वीर को कवर कर पाएगा, पीछे वस्तु को भी दिख पाएगा। कह रहा है कि कोहरे में हम देख नहीं सकते जब कोहरा लगता है, तो क्योंकि किस कारण से, ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, कोहरे की जो है बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है ना, कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है। ये थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, है ना। तो कह रहा है कि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन हो जाने के कारण कोहरे में हमें दिखाई नहीं देता, यह कम दिखाई देता है। अतः आंसर तो डी हो जाएगा। कह रहा है कि इसे टिंडल प्रभाव, कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। और इस प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जिस तरंगदैर्घ्य का सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन जो है, इस लाइन को समझिएगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और यही पे लोग गलती कर देते हैं, लाल और पराबैंगनी में, लाल कलर और बैंगनी कलर में, ठीक है। तो इस लाइन को समझिएगा। कह रहा है कि प्रकीर्णन का उदाहरण जो है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, सूर्य का उगते और डूबते समय लाल रंग दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। समुद्र के पानी का नीला रंग दिखाई देना, ये सब का सब प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में जो है 7 रंगों को क्रम में डाइज के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये 7 रंगों में सबसे पहले कौन होगा, ये पूछ रहा है। तो आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, पहले जो है, हालांकि अच्छा हाँ, पहले कौन सा होगा, है ना। तो बैगनी होता है, उसके बाद जामुनी होता है, उसके बाद नीला होता है, उसके बाद हरा होता है, उसके बाद पीला होता है, उसके बाद नारंगी होता है, उसके बाद लाल होता है ना। तो आप बेजानी हपी नाला, इसका ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं। बेजानी हपी नाला, बेजानी से बे से बैगनी, जौ से जामुनी, और नौ से नीला, खौ से हरा, पी से पीला, और नौ से नारंगी, और
लौ से लाल रंग, है ना। इस तरीके से, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे गयोर भी ध्यान रखते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, है ना। और एक तो बेजानी हपीनाला भी ध्यान रख सकते हैं, ट्रिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कह रहा है, इस लाइन को मैं इसलिए लिखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश का जो है यहाँ पे वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं, जिनका क्रम जो है यहाँ पे बेजानी हपीनाला भी याद रख सकते हैं ट्रिक, या फिर गयोर भी रख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ जो है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, को जो है यहाँ पे प्रदर्शित करता है। और इसमें बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल का जो है तरंग दायरे की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो बैगनी का सबसे कम और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ट्रिक से भी आप ध्यान रखते हैं, सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैगनी का होगा, और सबसे कम बैगनी का होगा, और सबसे ज़्यादा जो है तरंग दायरे किसका होगा, लाल का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका क्रम भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा लाल का, उसके बाद यहाँ पे ओ से क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जी से ग्रीन हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, बेजानी हपीनाला, या फिर आप बिग्योर भी ध्यान रख सकते हैं, अलग अलग लोग तरीके से ध्यान में रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है, पेरिस्कोप के सिद्धांत पर काम करेगा, तो आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा सही। केवल जो है यहाँ पे परावर्तन, पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर जो है यहाँ पे कार्य करता है। पेरिस्कोप एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग जो है दीवारों या कानों आदि के आसपास देखने के लिए किया जाता है, और इस उपकरण में जो है दर्पण कितने डिग्री पर, तो ये 45 डिग्री कोण पर रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि वस्तु को अच्छे से देख सके। अगला पॉइंट भी जरा देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये सब तो आपने अभी पहले देखा था, अभी एक बार और देख लीजिए। हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, रेगिस्तान में क्या है, तो मिर्ची का आदि बनना, ये सब किसका है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। अपवर्तन का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे पानी के या फिर पानी से भरे गिलास की तली पर जो है, तली पर में परासिक के तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये अपवर्तन का क्या है भाई, उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। रात में तारे का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। दरब में जो है अंश डूबी हुई छर टेढ़ी दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी ट्यूबलाइट में जो है चौक लगाने का उद्देश्य होता है, क्यों लगाया जाता है चौक, ये पूछ रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, ये उच्च वोल्टेज को जो है प्रेरित करना। इसलिए देखो भाई यहाँ पे लाइन को देखिएगा, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का जो उद्देश्य उच्च वोल्टेज को जो है प्रेरित करना है। और जब हम ट्यूबलाइट के जो है स्विच ऑन ऑफ करते हैं, है ना, स्विच को ऑन करते हैं, तो उस समय धारा बहुत अधिक होती है, जो किसी ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है, अतः धारा के मान को कम करने के लिए चौक का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये फोटोन है, फोटोन क्या है भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं, फोटोन जो है प्रकाश ऊर्जा का जो है ये क्या है, क्वांटा है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। फोटोन प्रकाश ऊर्जा का जो है ये क्वांटा है। मैक्स प्लॉन्क के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट, जैसे हम लोग यहाँ पे पैकेट को क्या कह सकते हैं, क्वांटा कहते हैं, के रूप में गति करता है, और ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। तो फोटोन के बारे में समझ में आ गया। फोटोन को जो है क्वांटम भी कहा क्या है, तो क्वांटम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फोटोन प्राथमिक कणों की तरह माने जाते हैं, और इन्हें छोटे भागों में जो है तोड़ना संभव नहीं होता है। फोटोन द्रव्यमान रहित आवेश क्या है भाई, यह आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है कि हीरे की चमक का कारण है, तो ये तो आप सबको पता है किसके कारण होगा, हीरे का चमक के कारण है, चमक का कारण है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमकता है ना, तो आंसर हालांकि डी हो जाएगा। हीरे की जो है चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा कार्बन का जो है अपरूप है, यह पारदर्शी और सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। इसमें जो है मौजूद प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ क्या है, तो यह सहसंयोजी बंधन से जुड़ा होता है ना। हीरे का अपवर्तनांक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए, तो 2.42 होता है। जब कोई प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है, तो हीरे का क्रांतिक कोण कम होने के कारण उसमें जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसमें हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, किस कारण से, मैं आपको बता दूं, प्रिज्म द्वारा ऐसा होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह जो है 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा प्राप्त रंगों के समूह को जो है वर्ण क्रम कहते हैं। कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैगनी का जो है यहाँ पे विचलन अधिक होता है, तथा अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल का विचलन कम होता है। ये 7 रंग है ना, तो बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, लाल है, नारंगी है और लाल है। मैंने आपको बताया वो बेजानी हपीनाला, इस तरीके से ट्रिक भी याद रख सकते हैं, या फिर इंडिगो आप भी याद रख सकते हैं, अलग अलग ट्रिक है यार। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर हो जाएगा हालांकि सी क्या हो जाएगा, आपका इंफ्रारेड तरंग होता है ना, इंफ्रारेड तरंग होता ही है, जरा सा देख लीजिएगा। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल में जो है इंफ्रारेड तरंग उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन तरंगों का उपयोग जो है चिकित्सा में, प्रिंटिंग में, उद्योग जगत में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंग को जो है पराश्रव तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है, और इस प्रकार की तरंगों को जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं, और इनका उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, रेडियो तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसका उपयोग जो है सर्जरी में, MRI में और निंद्रा के इलाज में किया जाता है। ये सभी का सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है ये पूछ रहा है। तो भाई पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, पता, बाकी आप सबको पता है कि यहाँ पे नीला, हरा और लाल ये प्राथमिक रंग है। आसान सा क्वेश्चन था। देखो भाई यहाँ पे प्राथमिक रंग नीला नहीं, पीला नहीं है, सॉरी पीला नहीं है, बाकी जो है हरा, लाल,
हरा लाल मिलाने से जो है ये पीला रंग बनता है, तो ये प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग का मतलब होता है कि भाई ये ऑटोमेटिक हो, किसी रंग को नहीं मिलाया जाए उसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, पीला मेजेंटा पिकॉक नीला जो है द्वितीय रंग कहते हैं, और यह दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से प्राप्त होता है ना। मेजेंटा, पिकॉक नीला और पीला, ये दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। जब दो रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उन्हें जो है पूरक रंग कहते हैं, जिसमें लाल, पिकॉक और यहाँ पे सफ़ेद, बराबर सफ़ेद आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बराबर में सफ़ेद, लाल पिकॉक मिलाने से सफ़ेद उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे नीला और पीला मिलाने पर भी सफ़ेद, हरा मेजेंटा मिलाने पर सफ़ेद, लाल हरा और नीला मिलाने पर सफ़ेद, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति नहीं बदलता है। कह रहे कि कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय जितनी बार घटित होती है उस घटना की आवृत्ति कहते हैं, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख अपने डाइस पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, तो डी हो जाएगा रेटिना पर। अभी आपने कुछ देर पहले देखे थे। तो भी मानव आंख अपने रेटिना पर जो है किसी वस्तु की छवि बनाती है। रेटिना एक पर्दे वाली संरचना है जिस पर बनने वाला चित्र छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। कोर्निया आंख के अगले भाग को जो है यहाँ पे ढकता है, जो पारदर्शी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें रक्तवाही निकाय अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तथा संवेदी न्यूरॉन पाए जाते हैं इसमें। इसी कारण यह जो है भाग दर्द के लिए संवेदनशील होता है। रंजित पटल आगे चलकर जो है तरीका जिसे आयरिस कहते हैं के रूप में बदल जाता है, और यह नेत्र में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को जो है यहाँ पर नियंत्रण करता है आयरिस। और पुतली प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, नेत्र में जाने वाला प्रकाश के माध्यम से नेत्र में जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अभी कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण मतलब कि रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। अभी तो आपने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन तो देखे, तो आंसर डी हो जाएगा, बैगनी, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी वर्ण जो है सबसे ज़्यादा झुकता है। जब सूर्य का प्रकाश सीधे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। ये 7 रंग दिखाई देता है, जैसे लाल हो गया, नीला, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। और इसमें लाल रंग का प्रकाश सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक विक्षेपित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में कौन सा सर्वाधिक विचलित होता है जब वह प्रिज्म से गुजरता है। तो अभी आपने देखा बैगनी हो जाएगा, है ना। तो 44 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके उपयोग से जो है यहाँ पे उपचारित किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो है अवतल दर्पण लगाया जाता है। भाई देखो यहाँ पे होता है निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को जो है यहाँ पे उसका उल्टा जैसा होता है, नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो मतलब कि जो दोष हुआ है उसी को देख लेता है, तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है। तो कंफ्यूजन में गलती मत करिएगा क्वेश्चन को। सौर भट्टी में जो है प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है भाई, तो आंसर भी हो जाएगा अवतल दर्पण। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था ना। तो देखो सौर भट्टी में जो है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपतित सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली समानांतर किरणें होती है जो अवतल दर्पण में जो परावर्तित होकर फोकस बिंदु पर जो है केंद्रित होता है, जिससे ताप तेजी से लगभग 160 डिग्री से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ जाता है। अतः विकल्प बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की जो है खराबी से, आंख की खराबी से निकट दृष्टि दोष डाइस का नाम से जाना जाता है ना। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है तो किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया या हाइपर मायोपिया या मोतिया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो हालांकि इसका जो है जिसको मायोपिया कहते हैं हम लोग, मायोपिया ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष को प्रायः जो है मायोपिया के नाम से जाना जाता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इस लाइन को समझिएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपर मायोपिया जिसको यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है तो उससे जो है हाइपर मायोपिया कहा जाता है, जिससे दूर की वस्तु तो देख पाता है जबकि नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है ना। और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किस वर्ष सर सीवी रमन को जो है रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी 1930 में। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था ये क्वेश्चन। देखो भाई सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे जिन्हें जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 ईस्वी में जो है उन्हें भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके आविष्कार को जो है उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो 1954 में से भारत रत्न की उपाधि से भी भूषित किया गया था। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति मापी जाती है तो डायोप्टर में मापा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। देखो भाई डायोप्टर लेंस के प्रकाशिकीय शक्ति का मात्रक है, और किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी प्रकाशिकीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर जो है धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट जो है वाट शक्ति का मात्रक है, और कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स के लिए डाउट में मत रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना टाइम में, तो लगभग 8 मिनट में, है ना। सूर्य का प्रकाश के बारे में बात हो रही है ना। हालांकि 8 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई जगह 18 सेकंड लगता है, 18 सेकंड लिखा रहता है। तो बीपीएससी में एक्यूरेट डेटा रहता है 8 मिनट 18 सेकंड, तो भाई उसको टिक करिएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि इसके हिसाब से जो है ना आंसर ई ही रहने दो भाई साहब, ई ही हो जाएगा, ठीक है। देखो सूर्य की पृथ्वी लगभग जो है सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना, तो 5 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी पर आता है। और मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार इस पृथ्वी पर जो है इसे जो है या उसे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। तो आप निकाल भी सकते हैं कैलकुलेशन करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब लाल नीले और हरे प्रकाश के जो है पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सफेद होता है। देखो भाई लाल हरा व नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं और इनके संयोजन से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसिडेंट एंगल को जो है क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए मतलब कि रिफ्लेक्टिव एंगल का माप क्या होगा, ये कह रहा है। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। देखो भाई
एक्सीडेंट एंगल इंसिडेंट मार्क्स मैं भी जाता हूँ। इंसिडेंट एंगल को जो है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का मान 90 डिग्री होगा, है ना। रिफ्लेक्टिव एंगल का अधिकतम मान जो है 90 डिग्री ही होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दशा इसी स्थिति में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में कह रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 × 10 पावर क्या होगा 8 हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश का वेग का चाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा नंबर आपको ध्यान नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, है ना। और 3 लाख मीटर प्रति सेकंड माना जाता है यहाँ पे 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी प्रक्रिया के कारण किस प्रक्रिया के कारण तारे जो है स्वयं चमकते हैं। तो आंसर हो जाएगा भी नाभिकीय विखंडन के कारण ऐसा होता है। देखिए नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं और यह प्रक्रिया सभी तारों के केंद्र में ही होता है जब हल्के तत्वों के परमाणु नाभिक एक दूसरे से जो है यहाँ पे संचालित होकर भारी तत्व का निर्माण करता है। तथा द्रव की जो है क्षति होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रक्रिया की जो है निरंतरता के कारण स्वरूप तारों में अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग प्रकाश के रूप में मतलब विकिरणित करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में जो है मरीचिका निम्न कारण से दिखाई देती है ना 55 का। तो आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। देखिए भाई साहब कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण एक दूसरे माध्यम से जाकर पुनः जो है पहले माध्यम में लौट आती है और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। रेगिस्तान में जो है व्यक्ति को दूर से पेड़ साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, अतः ऐसा भ्रम हो जाता है कि वह कोई जल का जो है तालाब है, इसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में यह जो है तालाब नहीं होता, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे लेंस बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, किससे बनते हैं ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीवीसी से है ना, पीवीसी से, सी होगा यहाँ पे पीवीसी से बनता है। देखिए कॉन्टैक्ट लेंस की जो है कॉर्निया पर रखे जाने वाले यहाँ पे कटोरी जैसी दिखने वाले छोटी पारदर्शी लेंस होता है। यह जो है पीवीसी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी का फुल फॉर्म। पी का मतलब पॉली होता है, वी का मतलब विनाइल और सी का मतलब क्लोराइड होता है ना, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इससे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक प्रकाश लाइन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है ये पूछ रहा है। तो आंसर जो है ना उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। जरा सा देखिएगा, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है और अपवर्तन की क्रिया में जो है प्रकाश का वेग आयाम तरंगदैर्घ्य तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है निम्न में से होता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अधिक फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस, सॉरी ये नहीं होगा भाई, यहाँ पे ए होगा, ये कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होता है और इसके मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर जो है या बड़ा दिखाई देता है। यह एक जो है आवर्तक शीशे की तरह व्यवहार करता है और सूक्ष्मदर्शी जिससे आवर्धन 2 भागों में होता है जिसमें उत्तल लेंस लगी होती है। चलिए तो अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन करें कि इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। तो यह जो है वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई इंद्रधनुष की बड़ी घटना ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा पूर्ण विक्षेपण का जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष में जो है 7 रंगों का क्रम कौन कौन सा होता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय जो है इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है पानी के बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन, यहाँ देखिएगा 2 बार अपवर्तन व 1 बार जो है परावर्तन होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में पानी की बूंदे से जो है ध्यान दे, एक बार दोबारा सुनिए क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूजन में रहता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में जो है 2 बार अपवर्तन होता है और 1 ही बार परावर्तन होता है। लेकिन द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है आप देखिएगा कि यहाँ पे द्वितीय इंद्रधनुष में पानी की बूंद से सूर्य का प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार, और 2 बार परावर्तन भी होता है। तो गलती मत करिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे तरन ताल में कह रहा हूँ, ठीक है, कि वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है ना। तो क्या कारण हो सकता है और जैसे बात है आप लोग इसका आंसर भी बता देंगे, है ना। बिल्कुल ये हो जाएगा, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। देखो भाई तरन ताल की वास्तविक कम से गहराई दिखाई देने का जो है कारण अपवर्तन है। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से, है ना, मतलब कि हवा से पानी, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, हवा से पानी में प्रवेश करती है तो जो है यह दोनों माध्यम के पृष्ठ पर जो है खींची गई अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से, यहाँ पे क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो उदाहरण है, अपवर्तन का जो उदाहरण है वो जो है तरन ताल से वास्तविक से कम गहराई जो है दिखाई देना। दूसरा है तारे का टिमटिमाती हुई दिखाई देना, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य को देखना, फिर सूर्य दिखाई देना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण का जो है नभ्यांतर होता है ना, तो ये पूछा है। आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, अनंत पर होता है। देखो भाई समतल दर्पण का जो है नभ्यांतर का मतलब होता है फोकस दूरी, है ना। दोबारा सुनिए, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक तथा अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माइंड में रखिए। अगला प्रश्न है, कह कि समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच का दूरी क्या होगा। जाहिर सी बात है, अब यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि समतल दर्पण की समतल दर्पण की किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु की आगे रखी होती है ना। जो कि प्रश्न में दर्पण जो है यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी दर्पण के
प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की कुल दूरी के बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की जो दूरी होगा 4 मीटर का होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यही समझाने का कोशिश भी यहाँ पे किया है। करेक्ट, प्रकाश की गति शून्यकाल में कितनी होती है, शून्यकाल में पूछा है ना, तो इसका बी हो जाएगा 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे शून्यकाल का मतलब निर्वात की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, प्रकाश की एक प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रकाश की निर्वात बोलिए चाहे शून्यकाल बोलिए ना, में चाल होता है 3 गुने 10 पर 8 मीटर पर सेकंड होते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सही कथन को चुनना है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो ये जो है ना लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, तो ये बोला सही था, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं सरसरी निगाहों से, पहले लाल रंग की तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम की जो है यहाँ पे मतलब कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम समझते हैं ना भाई, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है ना, आरोही बढ़ते क्रम, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना। चलिए, तो कह रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सबसे कम बैंगनी का होता है, उसके बाद जामुनी का होता है, उसके बाद नीला का होता है, उसके बाद हरा का होता है, उसके बाद यहाँ पे पीला का होता है, उसके बाद नारंगी का, और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है ये किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे कम बैंगनी का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के जो है तरंग दैर्घ्य की सीमा है, दृश्य स्पेक्ट्रम का, है ना। तो क्या होगा भाई साहब, हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा, 39 एंगस्ट्रॉम से लेके 76 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो भाई, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा लगभग जो है 39 एंगस्ट्रॉम से 4600 है, 39 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम की मध्य होती है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होता है। तरंग के मुख्य 2 भाग में बांटा जाता है, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम से देखा जाए ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है, जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न जो है तरंगे आदि। जिन तरंगों को यहाँ पे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे निर्वात में जो है कहाँ पे निर्वात में भी संचरित हो सकती है। अयांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है वो। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे आदि इसके उदाहरण है। कह रहा है कि कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे उनके तरंग दैर्घ्य मतलब परिसर के आधार पर निम्नलिखित है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य के जैसे खोजकर्ता कौन है, इस तरीके से प्रश्न पूछ जाते हैं ना, उसके यहाँ पे तरंग दैर्घ्य के परिसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे में विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे गामा किरण, इसके खोजकर्ता हेनरी बैकुलर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तरंग का जो परिसर है, तरंग दैर्घ्य परिसर, ये 10⁻16 से 10⁻16 मीटर से 10⁻- जो है 10 मीटर तक रहता है। एक्स किरण का जो है रोंटगेन ने खोज किया था, और इसका जो परिसर है वो 10⁻13 मीटर से 10⁻8 तक रहता है। परावैज्ञानिक किरण का जो है रीटर ने खोज किया था, इसका जो परिसर होता है तरंग दैर्घ्य परिसर 6 गुने 10⁻10 मीटर से और 10 गुने 10⁻7 मीटर तक होता है। और दृश्य तरंगे का जो है इसका जो खोज किया था न्यूटन ने, और इसका जो परिसर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गुने 10⁻7 मीटर से 8 गुने 10⁻7 मीटर तक होता है। अवरक्त किरण का जो खोज किया था ये हर्शेल ने, और इसका जो परिसर होता है तरंग दैर्घ्य परिसर यह 8 गुने 10⁻7 मीटर से ये 10⁻3 मीटर तक होता है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं और रंगों के अलग करने के जो है क्या तरीका है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, तो एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होता है, रंगों को अलग करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, ठीक है। और यह क्रिया प्रकाश के विक्षेपण कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह ही जो है वर्णक्रम, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश को जो है अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को जो है ये वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंगों यथा बैगनी, हरा, नीला, पीला, लाल, नारंगी, आसमानी का संयोजन होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो आंसर जो है ना उत्तर लेंस ये बनता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भाई, ये बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज जो होते हैं, जो लेंस होता है वो उत्तर लेंस का बना होता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र, मैं कह रहा हूँ वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस की बीच रखा जाता है तो उत्तर लेंस से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है। उत्तर लेंस दूरदृष्टि तथा जो है अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष हेतु प्रयुक्त होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन तो आपने पहले किया था ना, कुछ देर पहले, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर लेंस का, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तर लेंस को काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष में नेत्र जो है ये गोलक स्वाभाविक आकार से जो यहाँ पे छोटा हो जाता है, अथवा सिलियरी मांसपेशियों में जो है यहाँ पे रुकन हो जाने के कारण नेत्र तल का जो है यहाँ पे नव्यांतर छोटा नहीं जो है यहाँ पे बन पाता है। और ऐसी स्थिति में वस्तु का बिंब दृष्टि जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो पटल के पीछे बनता है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और इस दोष को जो है दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तर लेंस का उपयोग में लाया जाता है। और इसके विपरीत जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे अवतल लेंस का वो लोग अवतल लेंस का प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, है ना। तो आंसर क्या होगा, यह दिखाई नहीं देता। जैसे बात 12 बजे एकदम सूर्य का प्रकाश तगड़ा रहता है, कहीं नहीं दिखाई देगा। तो दोपहर के जो है 12 बजे सूर्य जो है ठीक सर के ऊपर होता है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश का अपवर्तन वर्षा के बूंदे में नहीं हो पाता है। फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं भाई। तो आंसर ये हो जाएगा, है ना, अवतल दर्पण को लेते हैं काम में। देखो, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उभरे हुए तल में जो है यहाँ पे पॉलिश हुई होती है, जबकि अंदर का तल परावर्तन होता है। अवतल दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब दर्पण के जो है सामने बना बनता है, और इसलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में के शीशे में के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश
विकिरणों की जो है यहाँ पे प्रकृति होती है कैसी होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। होता यह है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश एक प्रकार की जो है ऊर्जा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की रूप में जो है यहाँ पे संचरित होती है। तरंगों की भांति इनका जो है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवन होता है और ये सीधे रेखा में जो है चलते हैं। दूसरी ओर ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं, आपको पता होना चाहिए। और जिसे हम लोग क्राम्पटन इसके बारे में बताया था ना कि प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं, जो प्रकाश की कण प्रकृति के प्रकट करते हैं और इस प्रकार प्रकाश तरंग या प्रकाश तरंग तथा है ये तथा कण दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति ये प्लस 2 डायोप्टर है हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, है ना। हालांकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बताने से 50 सेंटीमीटर होगा। हालांकि इसे नॉमेरिकल क्वेश्चन है तो आप इसका फॉर्मूला पे बना सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में फॉर्मूला पूछे नहीं जाते, ठीक है। सॉरी, नॉमेरिकल पूछे नहीं जाते। समुद्री नीला प्रतीत होता है, समुद्र जो है, समुद्री में बोलो, समुद्र जो है नीला प्रतीत क्यों होता है ना, किस कारण से होता है। तो जैसी बात है, ये जो है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। देखो, समुद्र के जो है नीला प्रतीत होने का प्रमुख जो कारण है, नीले रंग के आकाश का जल में प्रतिबिंब होना होता है। और इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश जब जल पर क्या करता है, पड़ता है, तो नीले प्रकाश प्रकीर्णन होकर चारों तरफ फैल जाता है और जल का रंग जो है क्या होता है, ये नीला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो नीला आकाश नीला लगता है क्योंकि, अभी तो आपने देखा था ना, ये क्वेश्चन आपके अभी पूछा था। बी हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, नीला रंग लघु तरंग होने के कारण, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होने के कारण आकाश में जो है बिखर जाता है और इसके चलते आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है। तो ट्यूबलाइट में ठोस धातु जिसे हम लोग प्रतिदीप्त करते हैं, आंसर हो जाएगा बी, ट्यूब में। आइए देख लेते हैं, कह रहा है यहाँ पे ट्यूबलाइट से प्रकाश ट्यूब में जो है ठोस वस्तु प्रदीप पर निर्भर रहती है या फिर रहता है। इसमें कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर जो है प्रदीप्ति पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब में जो है विद्युत उत्सर्जन के कारण उत्पन्न पराबैंगनी किरणें जब ट्यूब की दीवारों पर जो है प्रतिशील पदार्थ पर पड़ती है तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करती है। तो अतः आप सीधे तौर पर कह सकते हैं ट्यूब में उष्मा ऊर्जा कम होने के कारण लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है कि शीशे का उपयोग किया जाता है। भाई हम लोग क्यों करते हैं शीशे का? डायरेक्ट आंसर रखेंगे, प्रकाश संचरण हेतु, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। ये प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के मार्ग में जो है जब कोई पारदर्शी, मैं क्या कह रहा हूँ, पारदर्शी शीशा मतलब कि कांच लाया जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग ये परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपरावर्तित होकर अपने मार्ग से विक्षेपित होकर संचालित होता है और वायु के सापेक्ष कांच का जो है अपवर्तनांक 1.5 होता है, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोगों का है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे किलो हर्ज एक इकाई है जो मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? आंसर हो जाएगा बी, या जो है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति में, है ना। किलो हर्ज इकाई है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को मापती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में से कौन सा परबल विद्युत अपघटक, ये अपघटन में करो, अपघटन नहीं है ना। तो आंसर इसका जो हो जाएगा भाई डी हो जाएगा, H2CO3 हो जाएगा। देखिए ये कार्बनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बनिक एसिड परबल विद्युत अपघटन नहीं है। कार्बनिक एसिड को सामान्यतः शोषण एसिड के रूप में भी वर्णित किया जाता है क्योंकि यह जो है गैसीय अवस्था में मानव फेफड़ों द्वारा जो है निकल जाने वाला एकमात्र एसिड है। यह बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवण बनाने वाला एक कमजोर अम्ल है। कार्बोनिक एसिड को जो है हवा का एसिड, एरियल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन या डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि NaOH हो गया, HCl हो गया, KOH हो गया, ये परबल जो है विद्युत का अपघटाई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल, बी इज द राइट आंसर। देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फोटो वोल्टिक सेल फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटो वोल्टिक सेल एक अर्धचालक उपकरण है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को जो है सीधे विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित करता है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? आप सबने अभी कुछ देर पहले देखा था ये क्वेश्चन, है ना। तो आंसर क्या होगा भाई? आप कहेंगे सर सी हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, विद्युत विभवांतर का मात्रक जो है बोल्ट होता है और जिसे भी से हम लोग सूचित करते हैं। बोल्ट एक ऐसा मात्रक है, बोल्ट बराबर कार बटे आवेश होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है, क्या कहलाता है ना। तो ये हो जाएगा फ्यूज कहलाता है। देखो भाई, फ्यूज एक युक्ति है जिसे विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाला धातु का जो है गलनांक निम्न, चालकता उच्च होता है, ठीक है। गलनांक निम्न होता है और चालकता उच्च होता है। अगला प्रश्न है, जो LED होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम लोग कहते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? इससे पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन किए थे, 2 बार हो गया, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे LED द्वारा प्रयुक्त LED में प्रयुक्त
एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है और मनुष्य, ये तो ये गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम लोग किया, एक बार मैं बोल ही देता हूँ। एलईडी में जो है अन्य प्रकाश के स्रोत की तुलना में ये जो है कम खपत करता है, जैसे प्रकाश कम खपत करता है। ये प्रकाश बल्बों की अपेक्षा अधिक अवधि तक जो है कार्य करता है। वर्तमान में एलईडी का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में भी किया जाता है। इसका मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एलईडी में जो है पारे का प्रयोग किया ही नहीं जाता है और इस पर प्रश्न में सी गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश, दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है ना। तो आंसर इसका जो है सी हो जाएगा, अर्धचालक लेजर। देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक लेजर आकार और उपस्थिति में बहुत छोटा होता है, यह ट्रांजिस्टर के समान होता है और इसमें जो है एलईडी जैसा ऑपरेशन होता है, लेकिन आउटपुट बीम में जो है लेजर लाइट की जो है विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न है, एक समान शुष्क शेल में जो है विद्युत अपघटाई होता है ना। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में जो है अमोनिया क्लोराइड विद्युत अपघटन के रूप में होता है। शुष्क सेल एक विद्युत चुंबकीय सेल होता है जिसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण इसे जो है शुष्क सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल में एक जस्ते के बर्तन में जो है यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है, जिसमें जस्ते का बर्तन कैथोड का यहाँ पे कार्य करता है और इसमें अमोनिया क्लोराइड जो है विद्युत का अपघटाई के रूप में प्रयोग होता है। और कुछ उच्च ऊर्जा के बैटरियों में अमोनिया क्लोराइड की जगह जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, ये पूछ रहा है कि नहीं है। आंसर हो जाएगा भाई साहब इसका बी, ट्यूबलाइट हो जाएगा। ये देख लेते हैं, ट्यूबलाइट धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। किसी भी प्रतिरोध युक्त चालक में जो है विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उसके उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक हीटर या रूम हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत स्तरी आदि होता है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो ईंधन का रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, उसको क्या कहते हैं। तो डी हो जाएगा, सांद्रता शेल और गैल्विन शेल है ना, डी इज द राइट आंसर। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो है गैल्वेनिक सेल एवं ईंधन सेल दोनों का प्रयोग किया जाता है, अतः डी सही होगा। डायनेमो के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो डायनेमो कौन सी ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ये पूछ रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमो शब्द ग्रीक शब्द डायनेमिस से जो है उपयुक्त हुआ है ना, मतलब सॉरी व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। मूल रूप से यह जो है विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आजकल दैनिक जीवन में विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत जनरेटर यहाँ पे देखिएगा अत्यधिक प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, विद्युत जनित्र तो विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, इस लाइन को देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसका उपयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करने के लिए और दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग दिष्ट धारा को पैदा करने के लिए किया जाता है। विद्युत जनित्र में जो है एक आयताकार कच्चे लोहे की कुंडली होती है जिस पर जो है तांबे का तार लिपटे रहते हैं और इस कुंडली को जो है आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर को जो है यहाँ पे घुमाने के लिए यांत्रिक कार्य किया जाता है और वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा, वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, सही कह रहा है। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो बिजली प्राप्त करने में जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी जो है मैकेनिकल ऊर्जा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, विद्युत जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, जिसे मैकेनिकल ऊर्जा भी कहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को जिसे हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनरेटर का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है और टरबाइन को जल की धारा, यहाँ पे लाइन को टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में अधिक जो है सुचालक पदार्थ है, तो कौन होगा। देखने से पता चला होगा सुचालक है, कुचालक नहीं, पर सुचालक तो चांदी हो जाएगा, तेरे का बी हो जाएगा। देखो भाई ये बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक गुलाम आवेश को जो है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य होगा कितना जूल होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो आंसर सी हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। एक कंडक्टर की प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है, किसका होता है, तो उसकी लंबाई का होता है। देखो भाई कंडक्टर की मैं बात कर लूँ ना, एक कंडक्टर की चालक प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधा अनुपातिक होता है, जबकि एक चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, देख लिया आपने। अगला प्रश्न है, यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में जो है कितने यूनिट बिजली खपत होगा। आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो 60 घंटा है यहाँ पे, ये 3 है, 5 दिन है, सॉरी 60 दिन 5 घंटे और 30 दिन करते हैं, तो आराम से वाट गुने घंटा गुने दिन बटे आपको 1000 से भागा दे देना है, 9 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं है। तो ये 9 यूनिट बिजली का खपत होगी यहाँ पे प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सप्लाई लाइन में जो है व्यक्ति को जो है उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, ये पूछ रहा है ना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, शक्ति क्षय के न्यूनतम करने पर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्या डिस्कनेक्ट होगा, ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे लाइव वायर है ना, लाइव वायर। देखो विद्युत स्विच एक सर्किट के भीतर विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने
के उद्देश्य से कार्य करता है और इसका प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित या आरंभ करने के लिए किया जाता है। यह लाइव वायर से जुड़ा होता है और इसे बंद करने पर जो है लाइव वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में नीचे दिए गए परिपथ में जो है ए मीटर 2A बढ़ता है तो प्रतिरोध आर का मान बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करके निकालिएगा ना, तो इसका जो मान हालांकि मैं आपको यहीं पे बता ही देता हूँ, 1 ओम हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे आप निकालिएगा, है ना। तो नॉमिकल आपसे देखो भाई, ये जो नॉमिकल पूछा गया है बीपीएससी ए ओम में पूछा गया है ना, तो आप नॉमिकल को छोड़ सकते हैं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करके यहाँ पे तप्त तार अमीटर प्रयोग निम्न में से जो है किसके समान के लिए होता है ना, तो ये आंसर डी हो जाएगा, एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। देखो, तप्त तार अमीटर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों प्रकार के धाराओं को मापने में प्रयोग किया जा सकता है। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी भी परिपथ प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने में किया जाता है और यह अत्यंत कम प्रतिरोध वाली युक्ति है। इसकी सहायता से धारा मापन करने के लिए इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, किस पे निर्भर नहीं करता है, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। देखो भाई, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, बल्कि फ्यूज तार की धारा क्षमता तार के परिधि तार के साथ और इसमें प्रवाहित धारा पर जो है निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोध बढ़ जाता है जबकि अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोध घट जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तापमान बढ़ाने पर जो है धातु की विद्युत चालकता घटती है, क्योंकि क्या कारण होता है। आंसर ए हो जाएगा, तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ये देख लेते हैं भाई, तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध के जो है व्युत्क्रमण को विद्युत चालकता कहते हैं और इसका मात्रक जो है म्यू होता है। और ताप बढ़ाने से विद्युत चालकता की चालकता घटती है क्योंकि चालक में विद्युत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी ताप बढ़ने से औसत गतिज बढ़ती है, जिससे उनकी धनायनों की संख्या में बढ़ती है और चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता घटती है। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर मात्रक है, ये किसका मात्रक है ओम मीटर, तो जाहिर सी बात है ये प्रतिरोध का मात्रक है। ओम मीटर प्रतिरोध का मात्रक है। जब किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध प्रवाहित की जाती है तो चालक में जो है गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले परमाणुओं से निरंतर टकराते रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, है ना। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर जो है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तार की लंबाई दोगुनी करेंगे तो प्रतिरोध जो इसका हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, तो आप डायरेक्टली कहेंगे इसका दुगुना हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक तार की लंबाई दोगुना करने पर प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है, आर समानुपाती आप देख सकते हैं आई होते हैं। इस प्रकार तार की लंबाई दोगुनी करने पर जो है प्रतिरोध अभी दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का जो है कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन ना बहुत अब जो है बीपीएससी में पूछता नहीं है ना, पहले पूछता था, आपने पूछ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आपको, हालांकि इसका आंसर डी हो जाएगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। आप चाहे तो इसको सरसनी का अंश आप देख सकते हैं, इसका हालांकि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, तो आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर जो है अर्धचालक का जो है प्रतिरोध होता है, तो ये क्या होता है भाई, बिल्कुल भी हो जाएगा, घटता है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से जो है अधिक होती है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड ये अर्धचालक है। अर्धचालकों को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या करता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। आप ये बेसिक सा क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, क्या कहलाता है, ये 28 का क्वेश्चन है। तो जैसे बात है, यहाँ पे फ्यूज कहलाता है। देखो भाई, विद्युत परिपथ रक्षण के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जो है शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है और ऐसी स्थिति फ्यूज स्वयं पिघलकर जो है, ऐसी स्थिति में फ्यूज क्या करता है, पिघलकर टूट जाता है और परिपथ से विद्युत धारा प्रवाह समाप्त होकर क्या होता है भाई, समाप्त कर देता है, ठीक है। और फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातुओं से बनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज के बारे में आपने देख लिया। यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटा तक, 100 वाट का हर दिन 1 घंटा तक जो है जला जाए, दोबारा सुनिए, करें कि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है ना, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अलग 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट होगा ना भाई, क्या होगा, अरे ये भी एक इकाई होता है यार, इसी को हम लोग 1 किलो वाट कहते हैं, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 के बल्ब 10 प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाता है, तो 10 गुने 10 नीचे में 1000 से आप गुना करते हैं ना, तो 1 ही इकाई होगा, ठीक है, 1 इकाई होगा। तो आप ये 0 से 0 काट लीजिए, 1 गुने 1 बराबर 1 इकाई हो जाएगा, ठीक है। आसान से क्वेश्चन रहता है। अगला प्रश्न है, चलिए, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को जो है यहाँ पे बाधित करती है, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, है ना। केवल एक दिशा प्रवाहित होने के लिए, देख सकते हैं डायोड एक युक्ति है जिसमें विद्युत धारा को दिशा एक दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भारत में जो है विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन जो है प्राचल मतलब पैरामीटर स्थिर रखा जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आवृत्ति। देखो भाई, भारत में आपूर्ति किए जाने वाले विद्युत धारा की आवृत्ति प्रत्येक जगह स्थिर रखी जाती है। भारत की सप्लाई मतलब कि भारत में सप्लाई किए जाने वाले विद्युत की आवृत्ति जो है ये 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। डायरेक्टली आप कहेंगे अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए। आप देख लीजिए, यहाँ पे विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक
उच्च विद्युत परिपथ से जो है गुजरने से रोकना है। फ्यूज तार का गलनांक परिपथ में प्रयोग किए गए तार से कम होता है, इसलिए अत्यधिक उच्च विद्युत परिपथ में जो है प्रवाहित होने वाला परिपथ का तार पहले ही क्या होता है, पिघल जाता है और विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, 35 का, है ना। तो हालांकि इसमें जो है देखो, इसमें आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टार मार्क, किसी कोई भी आंसर इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं तो सही आंसर आपको मिल जाता है कि आसुत जल विद्युत का चालक नहीं है। तो पहले तो आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार के आयन नहीं पाए जाते हैं, यह उदासीन प्रकृति का होता है, अतः आसुत जल से धारा का प्रवाह नहीं होता है। शुद्ध जल की बात करें तो शीतल जल, शुद्ध जल, शीतल जल और गर्म जल में आयतनों, मतलब कि आयतन नहीं, आयन है, माफी चाहता हूं, आयतन में बोल दिया क्या, आयन होता है। आयनों की उपस्थिति होने के कारण ये विद्युत का चालक होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसुत जल तो होता ही नहीं, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा था सर्वोच्च चालक, तो जैसी बात है आपको भी आंसर ठीक करते हैं ऐसे आंसर में तो आपको मार्क्स मिल जाता है। अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए निम्न में से निम्न युक्ति का काम में ली जाती है। देखो भाई, एसी का डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो जैसी बात है ये जो है दिष्टकारी, बी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा देखते हैं, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए दिष्टकारी, जिसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। तो मैं दिष्टकारी अगर आपको ध्यान में ना आए ना, तो रेक्टिफायर ध्यान रखिएगा, रेक्टिफायर का काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। डायोड में जो है विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, क्योंकि यह एक दिशीय युक्ति होता है, इसलिए एसी को डीसी में बदलने का काम जो है रेक्टिफायर, जिसे हिंदी में दिष्टकारी प्रयोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, विद्युत हीटर की बात कर रहा है। तो यह जो है नाइक्रोम का बना होता है, ये क्वेश्चन अभी पहले भी किए थे अभी। तो विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु की बनी होती है। नाइक्रोम धातु, निकेल, लोहा, क्रोमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों का मिश्र धातु होता है। यह अत्यंत गर्मी पैदा करने वाला धातु है और इसका उच्च ताप पर जल्दी ही ऑक्सीकरण, इसकी उच्च ताप पर जल्दी ऑक्सीकरण नहीं होता, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन तार का रंग क्या होता है, उदासीन तार का रंग क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा काला होता है भाई। देखो, घरों में प्रदान की जाने वाली धारा 3 प्रकार का तार, विद्युतमय, जीवित, उदासीन, नेचुरल और भू तार, अर्थ का प्रयोग किए जाते हैं। विद्युतमय जीवित तार को सामान्यतः लाल तार, उदासीन तार को सामान्यतः काले तार और भू तार को अर्थ सामान्यतः हरे तार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक मीटर जब 220 वोल्ट लाइन पर जो है वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 किलोवाट खर्च होता है। तो हीटर का प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, इसका भी आप निकाल सकते हैं, है ना, ये कैलकुलेशन करके। आंसर ये हो जाएगा 20 वाट, ठीक है। विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर क्या है भाई, तो आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए यहाँ पे प्रयोग होने वाला जो तार किस पदार्थ का बना होता है, 39 का। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब डी हो जाएगा, टीन और शीशे का मिश्र धातु का रहता है। देखो, सामान्यतः फ्यूज जो विद्युत फ्यूज लगाने के लिए टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना तार का प्रयोग किया जाता है और इसका गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आंसर हो जाएगा डी, टंगस्टन होता है। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और टंगस्टन का अन्य प्रमुख उपयोग जो है काटने के औजार और शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि में आदि की मिश्र धातु होता है। फ्यूज का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो आंसर हो जाएगा विद्युत का उसमें प्रभाव। देखो भाई, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के उसमें प्रभाव पर जो है काम करता है। या टीन और शीशा के जो है मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यमानक उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है। इसका प्रयोग मुख्य विद्युत केंद्र को जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। किसी कारणवश जो है उच्च धारा प्रवाहित होने पर जो है तार गल जाता है और विद्युत सर्किट भंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। आंसर ए हो जाएगा वाट पर। आप ये देख सकते हैं, बेसिक सी बात है। करें कि अति चालक जो है लक्षण है, क्या है भाई, यह जो होता है अनंत प्रागमयता होता है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होता है कि अति चालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित और इसकी खोज 1911 में कैमर लिंग ओन्स ने की थी। ये बेसिक सी बात है, इसको आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिए एक बार। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो जाहिर सी बात है, ये किस पर निर्भर करेगा, बिल्कुल वोल्टेज पर निर्भर करेगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पंखे की रफ्तार वोल्टेज पर निर्भर करता है और पंखे की गति नियंत्रित करने के लिए इसमें रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है जो वोल्टेज को बदलता है और गति नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संचरण के लिए जो है उच्च वोल्ट ग्रिड का जो है उपयोग किया जाता है, कारण क्या है भाई, ये पूछ रहा है। 45 का डी हो जाएगा उष्मा की हानि कम। ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसमें होता यह है कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग उष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। उच्च वोल्टेज पर विद्युत संचरण होने पर जो है प्राथमिक कारण जो है दक्षता की वृद्धि करना है। जैसे जैसे विद्युत संचरण लंबी दूरी तक होती है तो वैसे वैसे ऊर्जा का कमी होता है, ह्रास होने लगता है। और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में जो है वोल्टेज अधिक होने से जो है करंट कम होगा और करंट में कमी होने से जो है यहाँ पे कंडक्टरों में प्रतिरोध क्षय कम होगा और इस प्रकार उसमें हानि भी कम होगी। अगला चैप्टर है भाई चुंबकत्व। चलिए, तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें, पानी में एक हवा का बुलबुला। अच्छा क्वेश्चन है, पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह का या फिर किस तरह से जो है किस तरह से काम करता है। आंसर डी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। देखो भाई, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह जो है काम करता है। जो लेंस के बीच पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के जो है कोने पर ए आयन होता है और क्यूब से या फिर क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का कह रहा है कि मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा, ये सूत्र पूछा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू भी। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बेस द राइट आंसर। चाहे इसे आप देख भी सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यहाँ पे है धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यहाँ पे है, दोनों के बारे में चर्चा करा है। तो आंसर हो जाएगा बी, है ना, CrO2 होगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चुंबकत्व का जो है अचुंबकत्व जिसे हम लोग समचुंबक कहते हैं, तो सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और देखो भाई ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है ना, कई बार रिपीट हुआ है। आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, प्लेटिनम। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। चुंबकत्व का जो है अनुचुंबकीय सिद्धांत वह है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो है क्षीण चुंबक प्राप्त कर लेते हैं। उसमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सख्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है और ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं का जो है स्थानीय चुंबकीय द्विध्रुवी आघूर्ण होता है। कुछ अचुंबकीय पदार्थ प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब ये है क्या है भाई, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पदार्थ का नाम ही तो पूछा था, तो इसका हालांकि आपने गुण भी देख लिया कि उसमें क्या गुण होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके ऑप्शन में जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना, तो आंसर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करना या फिर करती है। देखो भाई यहाँ पे चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। यह सुई सदैव उत्तर और दिशा, ध्यान रखिएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबकीय कंपास का उपयोग प्रयोगशालाओं में, जहाजों आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करती। निम्नलिखित, एक बार दोबारा सुनिए, चुंबकीय संवेदनशील निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, प्रति चुंबकीय सामग्री जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ये देख लेते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर नहीं करती। इसके उदाहरण जो है स्मिथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, जल, अल्कोहल, ये सब है इसके उदाहरण। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स, जो आप देख सकते हैं एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। इसके मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, पहली बात ये ध्यान रखना है, जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है 10 से लेके 0.01 नैनोमीटर होती है। इसका प्रयोग जो है चिकित्सा में जो है निदान के लिए, उपयोग के लिए, चिकित्सा में इलाज के लिए किया जाता है। एक्स किरणों की खोज जो है वर्ष 1895 में किसने, तो यहाँ पे आप रोंटगेन खाली याद रखिएगा, पूरा नाम आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोंटगेन ने की थी, जो कि एक जो है जर्मन वैज्ञानिक थे, रोंटगेन, है ना। इसके लिए जो है प्रारंभ में इन विकिरणों की प्रकृति अज्ञात थी, आपको पता होना चाहिए। और बीजगणित में जो है एक अज्ञात मात्रा का जो अक्षर एक्स है, एक्स द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इन्होंने किरणों को एक्स रे कहा। तो आपको देख लिए यहाँ पे जो दिया गया था इसके अनुसार क्या होगा, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन करें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड, मतलब कि जो बार होता है चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, तो जिसका उत्तरी ध्रुव, अच्छा ये हो गया, तो चारों ओर एक बार रिपीट कर दें, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित है, उसकी जो है चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है ये पूछ रहा है। आंसर ये हो जाएगा, दो हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे का कहानी थोड़ा सा समझ लीजिए। होता यह है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसके उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, उसके चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। दंड चुंबक लोहे, स्टील, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की बनी होती है। आयताकार चुंबक होती है, ये ध्यान रखिएगा, आयताकार चुंबक होती है। इस चुंबक को जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो है इसके ध्रुव एक निश्चित दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। तो संख्या जो दिशा आपसे पूछा था, तो आपको आंसर भी मिल गया, 2 बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, कौन से कंडीशन में खो देते हैं। आप सीधे तौर पे कहेंगे जब गर्म किए जाते हैं ना, तब जब अगर चुंबक को गर्म किया जाएगा तो ये सारे गुण खो देता है। आइए देख लेते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण गर्म किए जाने पर खो देते हैं। चुंबकीय को या फिर चुंबक को गर्म करने पर जो है चुंबक पर धीरे धीरे अपनी चुंबकीय शक्ति खोते चले जाते हैं और लास्ट में होगा क्या, पूर्ण चुंबकीय शक्ति खो देता है। और पुनः ठंडा करने पर भी वे अपनी चुंबकीय शक्ति वापस नहीं ला पाता है। इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते भाई। अगला प्रश्न, सेलेनॉइड में जो है सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, कहाँ पर होगा ये पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या है कि देखो, सेलेनॉइड लोहे की एक जो है बेलनाकार रॉड होती है, जिसके ऊपर जो है स्प्रिंग नुमा लोहे का जो है क्या होता है, तार लिपटा हुआ रहता है। सेलेनाइड जो है में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष के परिध मध्य में सर्वाधिक तथा किनारे पर सर्वाधिक आदि, और यहाँ पे सोलेनाइड की मैं बात करूँ तो उसके बाहर क्रमशः घटती है, और इसमें तो जो कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो भाई देखो, यहाँ से ये अभी क्वेश्चन आ गया, ये हालांकि आपको पहले इसका आंसर भी आपने देख लिया। तो उत्तर की तरफ अभी देखा था ना चुंबकीय सुई, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है और इसका जो सीधा उत्तर की ओर संकेत करता है, उसे उत्तरी ध्रुव जो दक्षिण की ओर संकेत करता है,
दक्षिण को संकेत करेगा उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय ध्रुव जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उससे पहले इस टॉपिक को देख लीजिए। चैप्टर का नाम ही है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, दिए गए विकल्प आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एच परमाणु के तेजा आर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके जो है अनुपातिक होती है। तो ये पूछ रहा है किसके अनुपातिक होती है। आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा, E²/2r हो जाएगा। देखो ये ना फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम लोग करेंगे ना, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, है ना। तो जे थॉमसन के द्वारा। ये सब केमिस्ट्री में बहुत कायदे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, हालांकि थ्योरी वाला क्लास में तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ, है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। देखिए 1898 में परमाणु का मॉडल जो है जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। थॉमसन ने पहली बार जो है यह प्रस्ताव दिया था कि परमाणु एक जो है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश वाले कण से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को धनात्मक आवेश यहाँ पे क्लाइड द्वारा, है ना, क्लाइड द्वारा संकलन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक जो है आवेश रहित जो है यहाँ पे मूलभूत कण है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। भारी पानी हैवी वाटर होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, जिसे हम लोग ड्यूटेरियम जो है ऑक्साइड कहते हैं। भारी पानी हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के जो है 2 परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है ये, और ये नीचे वाला परमाणु संख्या है। तो कह रहा है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो भाई, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हालांकि मैं बता चुका हूँ। न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है ना, तो यहाँ पे जो परमाणु द्रव्यमान जो आप ऊपर में देख रहे हैं, तो ऊपर वाला में से 242 में से आप 94 माइनस करेंगे ना, तो यही आ जाएगा किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना। तो आप माइनस करिएगा तो 148 आएगा निकल के, और 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है, ये सब मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ ना, बहुत थ्योरी वाला क्लास। मैं आपको समस्थानिक संभारिक आइसोटोप बहुत अच्छे से आइसोबार ये सब जो है बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ये सब निकालना सिखा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्लूटोनियम, अच्छा इसमें तो कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन करे है, हालांकि ये सब केमिस्ट्री का चीज़ है, फिजिक्स में जैसे बात है कुछ सेक्शन है जो दोनों में कॉमन रहता है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। क्वेश्चन अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग डाइस में किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा, रॉकेट में, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक इंजनों का जो है प्रयोग रॉकेट में किया जाता है। भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव चालित इंजन में जो है ईंधन बहुत कम जो है तापमान पर भरा जाता है, और इसलिए ऐसे इंजन जो है निम्नतापीय रॉकेट इंजन या क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहलाते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में जो है अत्यधिक ठंडी द्रवकृति गैस को जो है इंजन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, माइक्रोवेव इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। माइक्रोवेव विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में जो है प्रयोग किया जाता है। इनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, और इनका उपयोग रेडियो जो है प्रसार और टेलीविजन में किया जाता है। इंफ्रारेड जिसे अवरक्त किरणें हम लोग कहते हैं, इंफ्रारेड किरणों की खोज जो है विलियम हर्सेल के द्वारा किया गया था, और इनका उपयोग जो है सकाई के लिए, घरेलू टीवी रिमोट, नाइट विजन उपकरण के लिए किया जाता है। दस्तावेज और जाली नोटों की जो है दस्तावेज और जाली नोटों को पहचान यहाँ से भी किया जाता है। एक्सरे किरणें की खोज जो है रॉन्टजॉन ने, अभी आपने देखा था, ने किया था, और इनका उपयोग जो है CT स्कैन, टूटी हड्डी की जानकारी सब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिक विखंडन से विद्युत उत्पन्न होने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। देखो भाई, नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में से जो है किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है नाभिकीय विखंडन से, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है परमाणु ऊर्जा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया प्रक्रिया में जो है नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, और जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम हो जाएगा। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, और परमाणु ईंधन के जो है खनन, शोधन, शुद्धिकरण, उपयोग और निपटान में जो है शामिल क्रियाओं को सामूहिक रूप से परमाणु ईंधन चक्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है ना। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 38 होता है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, दोनों का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों को ऐड करिएगा तो ढाई सी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कह किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या क्रमशः ये है 18 है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसी तत्व का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ के निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, और हालांकि आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा है ना, रदरफोर्ड। देखिए, नाभिक की आधुनिक अवधारणा सर्वप्रथम 1912 में रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। कई जगह 1911 रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1911।
तो नाभिक के मध्य जो है स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाइड कहते हैं या फिर न्यूक्लियस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने भौतिकी की किस शाखा में जो है अति सूक्ष्म कणों की जो है चाल का अध्ययन किया जाता है ना। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, क्वांटम मैकेनिक्स का। देखिए क्वांटम यांत्रिकी मैकेनिक्स उन परिघटनाओं की व्याख्या करने वाला भौतिक क्षेत्र है जो यहाँ पे प्लॉक स्थिरांक की कोटि का है। इस विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों के आचरण और उनके उपयोग के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्रों का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी, न्यूक्लियस कहलाता है। देखो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है और एक परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं। हर परमाणु का नाभिक मतलब कि केंद्र न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है और इसकी बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर जो है धनात्मक विद्युत आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक विद्युत आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई जो है विद्युत आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग बहुत कार्य से पढ़ चुके हैं, बेसिक से बात है, तो अभी आप यहाँ पे भी रिवीजन कर रहे हैं ना। अभी गॉड पार्टिकल क्या है ये पूछ रहा है, तो आंसर है जो हिग्स बोसॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1964 में परिकल्पित, मार्च 1913 ईस्वी में सत्यापित गॉड पार्टिकल अथवा ईश्वरीय कण को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। इसके खोजकर्ता जो है पीटर हिग्स, और एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, इसका फ्रास्टा एंगलर्ट नाम है इसका। तो वर्ष 2013 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इसे प्रदान किया गया था। तो ये कुछ बेसिक से बात है। बोसॉन कण की अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांत बॉस-आइंस्टीन एस्थेटिक्स पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कॉस्मिक किरणें जो है ये क्या है, कौन से कण है ये पूछ रहा है। तो आंसर ये आवेशित कण है। देखो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। जब कॉस्मिक किरणें आवेशित प्रोटॉन या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती है। कॉस्मिक किरणें में अल्फा कण, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो नहीं है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एवं गामा किरणों आदि का अंश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आंसर सी हो जाएगा, बीटा कण, है ना। और देखिए अल्फा किरण जो है धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित एवं गामा किरण जो है अनावेशित होता है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, गामा किरणें। अगला प्रश्न है आपके सामने करें कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। डायरेक्टली करिएगा, बोलिए भाई 4 है ना। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ऐड कर दीजिएगा तो सामने आ जाएगा, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऐड करिएगा तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। तो बेसिक सी बात है भैया, आप ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि किसी तत्व का नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अगला क्वेश्चन है भाई, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा नाभिक में, ये नाभिक की बात कर रहा है ना, पीएन होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा ए इज राइट आंसर। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कनाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और 1808 में जॉन डाल्टन द्वारा पदार्थ की संरचना के संदर्भ में बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना है। और डाल्टन ने बताया कि भाई अविभाज्य कण है ना ये पदार्थ, जिसे परमाणु कहते हैं, है ना। और परमाणु के केंद्र में एक जो है नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बेसिक बात है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिक आया तो देखा कि भाई ये भी क्या है, ये जो परमाणु है ये विभाजित कण है। और जो ये बताया था डाल्टन ने, ये बोला, उनके द्वारा बोला गया था कि विभाजित कण नहीं है। तो जिसके बारे में बोर के बारे में मैंने आपको बताया था, रदरफोर्ड के बारे में भी बताया था, मैं पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारी पानी वह पानी होता है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। देखो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसके द्वारा भारी पानी में जो है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा स्थापित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है तो यूरेनियम से, है ना। आइए देख लेते हैं। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। यह चमकदार सफेद धातु है। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पादन तथा अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण आदि में होता है। अपने नाभिक विखंडन की क्षमता के कारण नाभिकीय आयुध शस्त्रों का निर्माण इसका उपयोग में सब लाया जाता है। गामा किरणें है तो इसका उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। गामा किरणें अति उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण और फोटोन है और इनकी वेधन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों के मुकाबले अधिक होती है। और ये किरणें जो है गैस को आयनीकृत कर देती है। सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरेल ने गामा किरणों की खोज की और ये विद्युत उदासीन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है किसमें। बी हो जाएगा पिंड का ऊर्जा में। देखो भाई नाभिकीय ऊर्जा पिंड का ऊर्जा में परिवर्तन है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के जो है द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की जो है कुल राशि नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर जो है आधारित है, प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाज्य नहीं किया जा सकता है ना। तो किसका और विभाजित नहीं किया जा सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, ए अणु को जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं अणु में और इसका
आदि जो है यहाँ पे विभाजन नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर है हम लोगों का खगोलिकी और गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, उपग्रह का ऊर्ध्वाधर 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया, तो इस स्थिर में जो है पलायन वेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये नॉमेरिकल टाइप का है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, इज राइट आंसर, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी, तीनों पॉइंट को पकड़िए, अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद जो है यहाँ पे कहाँ पे, तो निर्वात में एक समान ऊंचाई से, कहाँ पे, और देखो तो निर्वात की बात कर रहा है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है। तो निर्वात में जो है एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जो है एक साथ गिर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन गिरेगा, सबसे बाद में कौन गिरेगा, यही पूछ रहा है, क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यहीं पे लोग करते हैं गलत। तो आंसर होगा तीनों जो है ना एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि निर्वात का बात कर रहा है। अगर यहीं पे वायुमंडल का बात करता तो जिसका वजन सबसे ज्यादा था वो पहले गिरता, जिसका कम था उसके बाद वो गिरता, उसके बाद जो जिसका सबसे ज्यादा कम था वो सबसे बाद में गिरता, इस तरीके से, है ना। तो आइए देख लेते हैं भाई। करेक्ट, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से जो है सफलतापूर्वक एक साथ गिर रहे, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण शून्य रहता है तथा गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण वस्तु या फिर वस्तुएं स्वतंत्र अवस्था में गतिमान रहती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा बी, लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इस कंडीशन को भी समझ लीजिए। होता यह है भाई साहब कि लिफ्ट में या लिफ्ट के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जो है त्वरण से नीचे आते समय उस पर लगने वाला बल शून्य होगा, जबकि लिफ्ट की जो है, ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट पर ऊपर की ओर जा रही हो तो स्थित व्यक्ति को अपना भार जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो व्यक्ति का अपना भार जो है घटा हुआ महसूस होता है। ध्यान रहे, यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार टूट जाए तो वह जो है एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ध्यान रहे, अगले पॉइंट की बात करें तो इस दशा में उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। यह भारहीनता की अवस्था है। जब लिफ्ट एक समान वेग से, अब इस लाइन को देखिएगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति को अपनी भार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। तो सारे कंडीशन लिफ्ट के संदर्भ में आपका यहीं से क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं भाई पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है, एक जगह से सारी चीज आपका कवर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से कहाँ पे, पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, कंडीशन पूछ रहा है। तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार क्या होते हैं और द्रव्यमान क्या होते हैं, मैं आपको द्रव्यमान क्या होता है बहुत कायदे से बताया हूँ। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कहीं भी जाइए, है ना, पृथ्वी पर, चांद पर, कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्यमान में चेंज नहीं होता, भार में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। द्रव्यमान क्या होता है, सपोज मान लो कि ये पेन है, एक लड्डू का ही उदाहरण देता हूं, मान लो कि एक लड्डू है, लड्डू जो है यहाँ पे सपोज दैट 10 बुनिया से यहाँ पे बना है, 10 बूंदी से बना है, तो ये जो 10 बूंदी हो गया क्या है, इस लड्डू का द्रव्यमान हो गया, और इसका जो वजन होगा ये भार हो जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है वजन यहाँ पे अलग अलग जगह पे बदलेगा, लेकिन इसके जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और भार के लेके मैं बहुत कायदे से पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और इसके अंतर के लेके क्योंकि यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, किसी वस्तु का भार उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण बल जी पर निर्भर करता है, स्मॉल जी पर। कैपिटल जी का मान कहीं भी चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी का बात हो रहा है, ठीक है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, मतलब कि सेम रहता है। अतः एक पत्थर को जो है चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर जो है लाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण में जो है परिवर्तन के कारण उसके भार में परिवर्तन आएगा, परंतु द्रव्यमान जो इसका होगा नियत रहेगा, भार में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जो है जी होता है, जी का मान कितना होता है ये पूछने का कोशिश कर रहा है। तो अभी आपने देखा था ये जो है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पे पर सेकंड है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, डी हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, डी इज द राइट आंसर 5 का, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिख भी दूँ जी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण का मान पृथ्वी पर जो है आदर्श रूप में कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ध्रुव की तरफ जाने पर इसका मान जो है में वृद्धि होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। बहुत कहते से मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले भी थ्योरी वाला क्लास में, गुरुत्वाकर्षण जो एक चैप्टर में पढ़ाया था, तो डिटेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, मकान की ऊंचाई क्या होती है जब एक पत्थर का मकान के शीर्ष से छोड़ने पर 2 सेकंड में जमीन पर पहुंचा हो, ये पूछ रहा है। देखो भाई ये कहीं ना कहीं नॉमेरिकल क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन हालांकि एपीओ में प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भी 9.6 मीटर हो जाएगा, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो है यहाँ पे क्या होगा, गति के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा, गति जो है बराबर होगी। देखो भाई होता है कि एक ऊंची मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति जो है बराबर होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो सभी लोग जानते हैं, आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इज द राइट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है 1707 से 1715 तक जो है सापेक्षता के समान सिद्धांत को विकास किया, और आइंस्टीन
के सापेक्षता सिद्धांत को जो है सामान्यतः सापेक्षता का जो है सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है ना, खगोलीय दूरी मापने की इकाई 9 नंबर का क्वेश्चन। तो आप सीधे तौर पर कर सकते हैं, यह जो है खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष को मापते हैं, है ना। आइए देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.146 × 10⁻15 मीटर होता है। और अन्य भौतिक राशियाँ देख लीजिए, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, विद्युत प्रवाह को वेबर में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन इसका मात्रक होता है, और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करें कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन। बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, घट जाएगा। देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, और बढ़ा देगा घूर्णन गति को तो जी का मान घटेगा। देख सकते हैं ये दोनों लाइन अच्छा है। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार घट जाएगा, और जी का मान न्यूनतम मान जो है भूमध्य रेखा पर तथा अधिकतम मान ध्रुव पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि क्या कारण है, ये पूछ रहा है। तो आप सीधे तौर पे कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पश्चिम से, पृथ्वी जो है पृथ्वी कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, परंतु वास्तव में कोई तारा गति नहीं करता। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो प्रकाश उत्पन्न करता है, रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है, ये पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में, है ना। बी हो जाएगा। सूर्य की बात करें, देखो यहाँ पे सूर्य रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। तारों और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत उनके सतह पर होने वाली सतत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। इस प्रक्रिया में जो है हाइड्रोजन के परमाणु क्या होता है, तो संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन अगला है, सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना है ना। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ये जो है ना लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। चलो भाई देख लेते हैं, सूर्य की सतह का जो है तापमान अनुमानतः लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केंद्र का जो है तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के धब्बे का ताप जो है ये कितना है, तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तीनों डेटा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। टेलीस्कोप का तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने खोज किया था। टेलीस्कोप दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। भाप वाष्प इंजन की खोज जो है जेम्स वाट ने की। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का प्रथम विखंडन एवं परमाणु नाभिक का आविष्कार किया था। आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उपग्रह का उपयोग किया जाता है, सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो आप सीधे तौर पे कहेंगे इसका जो उपयोग किया जाता है भाई, ये जो है टेलीविजन के लिए। देखो भाई, उपग्रह का उपयोग टेलीविजन के लिए किया जाता है। एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को जो है उपग्रह कहते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह व पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह घरेलू संचार, मौसम विज्ञान, दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता से जो है ये युक्त प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। अगला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है विविध वाला सेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसे भी सरसरी निगाहों से देख ही लेते हैं। कह रहा है कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सीधे तौर पर कहेंगे उष्मा विकिरण के लिए। देखो, बोलोमीटर का उपयोग जो है उष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय माप के लिए किया जाता है। इसमें धातु की एक पतली अवशोषण पट्टी लगी रहती है। बोलोमीटर की खोज 1878 में अमेरिका खगोलशास्त्री, इसका नाम था लैंगली, ध्यान रखिएगा, सैमुअल पियरपोंट लैंगली, हालांकि इसका नाम था, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री ताप ऊर्जा का जो है उत्पादन निम्नलिखित में से किस किरण से होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, आंसर हो जाएगा कि समुद्री विभिन्न सतह होगा, यहाँ पे तापांतर के कारण ऐसा होता है। जरा सा देख लीजिएगा, कह रहा है कि महासागर के पृष्ठ का जल सूर्य के जो है द्वारा गर्म हो जाता है, और उसी समय गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है, और इन दोनों जलों के ताप के अंतर का उपयोग समुद्री तापीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है ना। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं ये सौर ऊर्जा है ना। देखिए भाई, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत सौर ऊर्जा है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न उपलब्ध तकनीकों जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि उपयोग विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा सी, हाइड्रोजन को। देखिए, हाइड्रोजन के बारे में मैं चर्चा करूँ तो हाइड्रोजन जो है ये ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह इको फ्रेंडली होने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करने में जो है सहायक होता है। ईंधन के रूप में यह ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा का या ऊर्जा के उन सभी स्रोतों के वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प है। उदाहरण के लिए पवन हो गया ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे भविष्य का वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण लगता है किस कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। तो आप कहेंगे सर यह जो है ना चंद्रमा क्या करता है किसके बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब। तो आंसर ये हो जाएगा। आइए देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो होता यह है कि सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है ना। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाने से क्या होता है, पृथ्वी पर जो है रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का सतह जो है दिन के उजाले ही धुंधला दिखने लगता है, मतलब दिन के उजाले में ही धुंधला दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है भाई, एक सिलेंडर का गुरुत्वाकर्षण के रूप में केंद्र स्थित है, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति या फिर स्थित होती है ना।
सॉरी। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा भाई सी होगा ना, नहीं बी हो जाएगा, सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर बी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं भाई, एक सिलेंडर की जो है गुरुत्वाकर्षण केंद्र सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर स्थित होता है और दो कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को जो है गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बल का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में जो है तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, ये कह रहा है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। आंसर होगा जलस्तर नहीं बदलेगा, ठीक है, डी हो जाएगा। तो होता ये है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरा या फिर भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ जो है पिघल जाएगी तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, पहले के समान ही रहता है, क्योंकि जब बर्फ को पानी में तैरने के लिए डाला गया था तभी जो है बर्फ के बाहर बराबर जल विस्थापित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है 8 नंबर का, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है कौन है भाई। तो आंसर हो जाएगा अभी नील जो है आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। होता यह है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक जो है अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। यह चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। खगोलीय शास्त्री बनने से पहले ये जो है नौसेना में थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के जो है अपोलो 11 स्पेस मिशन से 1969 में चंद्रमा पर गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण है ये कौन सा है। ये हो जाएगा भाई, इसका नाम है यहाँ पे इंफ्रारेड, है ना। अवरक्त किरणें या फिर इस अवरक्त किरणों की हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं। यह विद्युत का चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो और एवं जो है सूक्ष्म तरंग से कम हो। इन किरणों का उपयोग जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग जो है लघु दूरी के जो है बेतार संचार, सुदूर तापमान संवेदन और मौसम पूर्वानुमान आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो नाम है रुद्रम है। अच्छा, रुद्रम के बारे में जानना जरूरी इसलिए होता है, महत्वपूर्ण है, अभी न्यूज़ में था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसके DRDO के बारे में, DRDO ने जो है उड़ीसा तट के करीब व्हीलर द्वीप से भारत की जो है पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का जो है सफल परीक्षण किया। सफल परीक्षण के बाद भारत ने जो है स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक नई जो है उपलब्धि हासिल कर ली, ठीक है। और लंबी दूरी की हवा से सतह पर जो है सतह मार करने वाली मिसाइल को जो है यहाँ पे सुखोई 13 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। एंटी रेडिएशन मिसाइल को जो है विरोधी रडार एवं अन्य संचार परिसंपत्तियों का पता लगाने, ट्रैक करने आदि बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्किंसन बीमारी का उपचार के विकास के लिए किसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा, है ना, कार्लसन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हालांकि उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये बेसिक सी बात है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो ये ऑप्शन में जो आपको दिख रहा होगा, तो 12 नंबर का आंसर वैसे हालांकि सी हो जाएगा, सिलिकॉन का। हालांकि चांदी का गलनांक आप देख सकते हैं 961.8 लगभग 62 डिग्री 962 डिग्री सेल्सियस है। सोने का यहाँ पे आप ज़्यादा है, सिलिकॉन का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1414 इतना है, तो ना। तांबा का यहाँ पे 1085 डिग्री सेल्सियस है, सोने का 264 है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का उपयोग में लाया जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा भाई बी हो जाएगा, पायरेक्स कांच को। देखो भाई, पायरेक्स कांच जो है ना प्रयोगशाला में उपकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, और ये बेसिक सी बात आप देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता क्या है, ये पूछ रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, स्टील हो जाएगा, दिए गए विकल्प के अनुसार स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं एक बार बोल देता हूँ, एक बड़ा, अच्छा, सर्वाधिक प्रत्यास्थता स्टील है। एक बड़ा विरूपक बल लगाने पर जो है एक वस्तु यदि बहुत कम विकृति उत्पन्न होती है तो वह वस्तु का प्रत्यास्थता कहलाती है। यदि एक बड़ा रबर और स्टील के तार ले और दोनों का समान विरूपक बल का प्रयोग करें तो स्टील के तार में जो है रबर के तार की अपेक्षा लंबाई कम अधिक वृद्धि होगा, लेकिन स्टील के तार में रबर के तार के समान विकृति पैदा करने के लिए स्टील के तार में जो है अधिक प्रतिबल लगेगा। तो स्टील विरूपण के लिए अत्यधिक प्रतिबल की आवश्यकता यह दर्शाती है कि स्टील उत्पन्न आंतरिक प्रत्यायन बल रबर की अपेक्षा अधिक है। ये बेसिक बात है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, देख सकते हैं भाई। ये रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, अमीटर जो है विद्युत धारा की प्रवाह मापते हैं, और फायदोमीटर समुद्र की गहराई को मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं, क्या होता है भाई। तो आप कहेगा सर ये जो है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। आइए थोड़ा सा देख लीजिए, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होते हैं। घड़ियों में क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग दाब विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वार्टज क्रिस्टल में जो है किसी भी समय और स्थान और स्थिति की स्थिरता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्वार्टज घड़ी या यांत्रिक घड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा सटीक समय की गणना करती है, और रासायनिक रूप से जो है क्वार्टज सिलिकॉन डाइऑक्साइड नामक एक यौगिक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर होगा यहाँ पे रॉबर्ट ब्रदर्स ने। देखिए, वायुयान की खोज जो है बिल्बर और ओरविल राइट ब्रदर्स ने की थी। जेम्स वाट भाप इंजन का खोज किया था, मतलब आविष्कार किया था, आपको बताना चाहिए। सुरक्षा दीप सेल्फी लैंप की खोज हेम्फ्री डेवी ने की थी, और बेरियम पोटेशियम कैल्शियम की खोज जो है ब्राउन ने किया था, ओन ब्राउन ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का, और कंप्लीट हो गया फिजिक्स आप लोगों का PYQ। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन था। तो कह रहे कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वो कौन सा है ना। तो आप सबको हालांकि पता होना चाहिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। देखो भाई, हवा में सबसे ज़्यादा जो अधिक गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है, लगभग 78%।
उसके बाद ऑक्सीजन जो है 20.21 लगभग 21% के आसपास में रहता है, देख सकते हैं। आर्गन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.036%, लगभग 0.04% के आसपास में रहता है ना। तो इसके अतिरिक्त जो है कुछ अंश नोबेल गैस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें था, कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोग का जो कि बायो कंप्लीट हो गया है ना, फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया है, और केमिस्ट्री का वीडियो बहुत जल्द जो है अपलोड हो जाएगा इसका भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बार बार आप जो है प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, रिवीजन जरूर है थ्योरी वाला क्लास से। और ध्यान रहे आप लोग मॉक टेस्ट अब जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट एग्जाम तक मैं फिर से कराऊँ, कम से कम 30 को कर लो, ठीक है। डेली आप क्या करिए, 2 से मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से बहुत फायदा मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्वेश्चन गलत होगा, कम मार्क्स आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो है इंप्रूव करने का समय। अभी टाइम है आपके पास, लगभग ठीक ठाक टाइम है, 15-17 दिन टाइम है, तो ये कम नहीं होता है। लगभग अभी भी मैं कह रहा हूँ 30 से 35 नंबर आप इनके रीच कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।